रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम पद की शपथ ले ली है और दिल्ली की नई सीएम बन गई हैं। छात्र संघ से लेकर दिल्ली की गद्दी तक एक लंबा सफर रहा। कुछ नाम ऐसे भी थे जो सीएम बनते बनते रह गए। आखिर रेखा गुप्ता ही नंबर 1 क्यों बनी, बताएंगे आपको। ट्रैक्टर लेकर आंदोलन करने की आदत तो शायद भारत के किसानों को ही रही, लेकिन अब कौन सा देश है जहां की सड़कों पर किसान ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, ये भी बताएंगे आपको। और उत्तराखंड के धामी सरकार ने भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा है। क्या है पूरा मामला, चर्चा इस पर भी होगी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। आखिरकार बीजेपी की कद्दावर महिला नेत्री रेखा गुप्ता अब दिल्ली की गद्दी पर है। अब तक भारत के कुल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ममता बनर्जी ही अकेली ऐसी थी जो महिला मुख्यमंत्री थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर रेखा गुप्ता अब देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। आकलन किया गया तो पता चला कि भारत की चुनावी राजनीति में महिला किरदारों की भूमिका में बड़ा चेंज आया है, फिर वो चाहे वोटर्स हों या महिला नेता। वैसे तो पिछले एक दशक से महिलाओं को एक वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। महिलाओं को आगे लाने के लिए कई तरह की योजनाएं भी सरकार ने चलाई, जिसमें डायरेक्ट खाते में पैसा पहुंचाना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। अरविंद केजरीवाल, सुषमा स्वराज के बाद अब रेखा गुप्ता दिल्ली की तीसरी ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा से हैं। दिल्ली से पहले बीजेपी के 13 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में सरकार थी, लेकिन बीजेपी किसी भी राज्य में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बना पाई थी। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के बाद बीजेपी का ये कॉलम खाली पड़ा था, जिसकी वजह से उसे कई बार विपक्ष का भी सामना करना पड़ा, जिसे अब रेखा गुप्ता ने भर दिया है। शायद बीजेपी इस आधी आबादी के बीच ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि बीजेपी की प्राथमिकता में महिलाएं हैं। जाति और धर्म की पहचान से अलग राजनीतिक रूप से उन्हें लामबंद किया जा सकता है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने चुनावी वादों में महिलाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। इसी कड़ी में बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया। रेखा गुप्ता का चुना जाना भी एक बड़ी राजनीति और रणनीति का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी में बड़ा नेता वही बनता है जिनकी पृष्ठभूमि आरएसएस से या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होती है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं की पृष्ठभूमि देखने के बाद इस बात की पुष्टि भी होती है, वो चाहे अटल आडवाणी की जोड़ी रही हो या मोदी शाह की, या फिर अरुण जेटली रहे हो या फिर नितिन गडकरी। लेकिन खास बात यह है कि रेखा गुप्ता के साथ आरएसएस और एबीवीपी दोनों की पृष्ठभूमि है। सुषमा स्वराज बड़ी नेता रहीं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता था कि वो बीजेपी में शीर्ष या निर्णय लेने की क्षमता रखने वाली नेता तो बन सकती हैं। लेकिन सुषमा स्वराज की शुरुआती राजनीतिक पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की थी। रेखा गुप्ता भले पहली बार विधायक बनी, लेकिन दिल्ली की राजनीति के लिए नई नहीं है। वो दिल्ली नगर निगम की पार्षद भी रही। रेखा गुप्ता ने पिछली 2 बार से दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार शालीमार बाग से रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 मतों से मात दी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव इतने बड़े मार्जिन से जीतना बड़ी बात होती है। दिल्ली में चुनाव जीतने के 10 दिन बाद बीजेपी ने पर्दा हटाया और सीएम का नाम घोषित करके रेखा गुप्ता को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी करने वाली बीजेपी ने अब की बार लंबी सियासी पारी खेलने का मन बना लिया है। इसीलिए सरकार के गठन के लिए बीजेपी ने किसी तरह से कोई जल्दबाजी नहीं की। दिल्ली की सड़कों पर किसानों ने अपनी बातें मनवाने के लिए खूब प्रदर्शन किए और ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर आए। महीनों सड़कों को बंद रखा, लेकिन भारत के अलावा अब यूनान के दूसरे सबसे बड़े शहर तेसालोनिकी में भी देर रात प्रदर्शनकारी किसानों ने रैली निकाली और सड़कों को बंद रखा। आपको बता दें, मध्य यूनान से लगभग 1,000 से ज्यादा किसानों ने 50 ट्रैक्टरों के साथ विरोध जताया, रैली निकाली। प्रदर्शनकारी बड़े काफिले के साथ उत्तरी शहर पहुंचे और काले झंडे दिखाते हुए इमरजेंसी लाइटें जलाकर पूरा रास्ता बंद कर दिया। तेसालोनिकी में मुख्य सड़कों को ट्रैक्टरों से अवरुद्ध कर दिया गया। इस दौरान ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया, जिसे लेकर पुलिस के साथ किसानों की झड़प भी हुई। नाराज किसानों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने का पूरा प्रयास किया और जहां प्रधानमंत्री किरियाकोस का भाषण चल रहा था, वहां पहुंचने की कोशिश की। तभी पुलिस एक्शन में आई और मामले को शांत कराया। हालांकि इस घटना में गिरफ्तारी की फिलहाल कोई खबर नहीं है।
अब देखने वाली बात यह है कि हाल के महीनों में पूरे यूरोप में किसानों ने इसी तरह के प्रदर्शन किए। यूनान में कृषि संघ और संगठन कई हफ्तों से अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले फसल नुकसान समेत कई मुद्दों पर सरकार से समर्थन की मांग की है। मध्य यूनान के तेसली शहर में किसान आंदोलन अब तेज हो चला है, जहां किसान अब भी 2023 के आखिर में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बुरे हालात से जूझ रहे हैं और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो किसान सिर्फ भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध जता रहे हैं। भारत की तरह महीनों तक वहां की सड़कें जाम न हो, शायद इस बात पर वहां की सरकार जरूर संज्ञान लेगी। उत्तराखंड में भूमाफियाओं का बोलबाला रहा है और अब धामी सरकार ने इनकी नाक में नकेल डालने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश के कई जिलों में सरकारी भूमि पर कब्जा करने के कई मामले सामने आए और भूमाफियाओं पर प्रशासन की पैनी नजर इस पर बनी रही। उत्तराखंड की धामी सरकार ने भू कानून को अब मंजूरी दे दी है। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। भू कानून के तहत अब प्रदेश के 11 जिलों में दूसरे राज्य के लोग किसान और उद्यान के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। इससे हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी सभी 11 जिले शामिल हैं। इधर देखा गया है कि पहाड़ों पर बाहरी लोगों की जमीन खरीदने की वजह से तेजी से डेमोग्राफिक बदलाव जरूर हुआ है, जिसका विरोध वहां के रहवासियों ने किया। स्थानीय लोग सरकार से मांग कर रहे थे। सबसे ज्यादा सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण देहरादून में कराया गया, क्योंकि देहरादून में भूमाफिया की गिद्ध दृष्टि सरकारी भूमि पर हमेशा से रही है। कई सरकारी विभागों को खुद नहीं पता कि उनकी कितनी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बजट सत्र की बैठक में भू कानून पर सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। तेजी से हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव के कारण राज्य की जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए धामी सरकार ने भू कानून को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत उत्तराखंड राज्य के 13 में से 11 जिलों में बाहर के राज्यों के लोगों के लिए कृषि और उद्यान की जमीन खरीदने पर अब प्रतिबंध रहेगा। अभी तक उत्तराखंड में बिना मंजूरी के 250 वर्ग मीटर जमीन और मंजूरी के साथ 12 एकड़ से ज्यादा जमीन कृषि और बागवानी के लिए खरीद सकते थे, लेकिन अब जमीन खरीदने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पहाड़ों पर बाहरी लोगों के बढ़ते दबाव को देखते हुए स्थानीय लोग भू कानून को लेकर बड़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे। अब इसकी मंजूरी मिलते ही इसका पूरा मसौदा विधानसभा के चालू बजट सत्र में पेश कर दिया गया है। उत्तराखंड में नए भू कानून के लागू होने से लैंड बैंक माफिया का शिकंजा कसा जाएगा। कृषि और उद्यान के नाम पर जमीन खरीदने वालों को भी झटका लगेगा, जिससे पहाड़ों में जमीनों का बेहतर प्रबंधन होगा। उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, रामनगर, मुक्तेश्वर जैसे स्थानों पर बड़े पैमानों में जमीनें खरीदी गई और वर्षों से वहां कोई काम नहीं हुआ। नए कानून में घपले, घोटाले और लैंड वूलिंग पर अब लगाम लगाई जा सकेगी, जो उत्तराखंड के रहवासियों के हित में भी होगा। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।